गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए अगला टेस्ट है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, यानी ये मिक्स प्रश्नों का टेस्ट है। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी पेड ग्रुप से। तो पहला प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक रहा। 1750 से 1760, 1764 से 1793, 1760 से 1770 या 1765 से 1772। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1765 से 1772। तो क्लाइव के द्वारा 1765 में स्थापित द्वैध शासन को वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। और द्वैध शासन की समाप्ति का आधार जो है, वॉरेन हेस्टिंग ने बताया कि इसकी व्यवस्था, इस द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदमुक्त कर दिया और शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम सीरीज से जुड़ सकते हैं यूपी पीसीएस की, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की एग्जाम के लिए जो पहली है, जैसे कि पहला एथेनॉल संयंत्र मोटे अनाज से संचालित, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। तो 1 मई 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया और इस प्लांट की जो स्थापना है वो ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती काल में किस प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पणजी प्रेसिडेंसी, सूरत प्रेसिडेंसी या पुणे प्रेसिडेंसी। सूरत प्रेसिडेंसी को, ऑप्शन नंबर सी। तो सूरत प्रेसिडेंसी वर्ष 1612 से 1687 के बीच अस्तित्व में थी। सूरत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री के साथ इस प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। सूरत प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था और बाद में सूरत की जगह बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस धर्म या समाज सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुवक का जनक कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक काम किए। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये मनाया जाता है जो हियरिंग हैंडीकैप है उनके लिए। 23 सितंबर को मनाया जाता है ये, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो बधिर लोगों यानी डेफ लोगों के मानव अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 23 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का प्रस्ताव बधिर यानी डेफ लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों के संघ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ ने रखा था और इस प्रस्ताव को 19 दिसंबर 2017 को सर्वसम्मति से अपनाया गया, यानी अभी 4-5 साल पुरानी बात है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 21वां, 92वां, 42वां या 44वां। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत सारे प्रश्न बने इससे। ठीक है, सबके सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है ये। लेकिन यहाँ उत्तर क्या है, 21वां संविधान संशोधन। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो पहले ही बताया है प्रश्न, 21वां संविधान संशोधन भाषाओं से संबंधित है, 71वां भी और उसके बाद जो 92वां हुआ था वो भी। ठीक है, 21 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में और फिर हुआ 71वां। 71 के बाद जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और फिर 92वां हुआ उसके द्वारा 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली।
ठीक है, तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22। यहाँ आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, और 71वें के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को शामिल किया गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। तो वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा जो है पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी था। ठीक है, और वो पांचों इंपॉर्टेंट है, कई बार टेस्ट में कराया भी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। खबरों में रहने वाला तुशील क्या है? अंतरिक्षयान, पनडुब्बी, बैलिस्टिक मिसाइल या युद्धपोत? क्या है तुशील? तुशील है युद्धपोत। तो भारतीय नौसैनिक युद्धपोत जिसका नाम है तुशील, रूस के कैलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड से जो है लॉन्च किया गया। तो तुशील एक क्या है? युद्धपोत है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं इसकी टेस्ट सीरीज़ की पेड टेलीग्राम ग्रुप से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। डायलिसिस किससे संबंधित है? ये जनरल साइंस का सवाल है। डायलिसिस जो है किडनी से संबंधित है, वृक्क से। तो डायलिसिस का संबंध जो है किडनी से है, वृक्क से है, सीधे सीधे याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है ये स्पोर्ट्स का। मित्राव गुहा किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित है ये? हॉकी नहीं है, शूटिंग नहीं है, तैराकी या शतरंज? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शतरंज से संबंधित। तैराकी क्यों लिख दिया यहाँ? शतरंज। तो मित्राव गुहा जो है भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले 72वें खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट कहाँ स्थित है? हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित है। इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं कौन? ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की। ऑप्शन नंबर डी। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। द फ्यूचर वी वॉन्ट दस्तावेज का संबंध किससे है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, Rio+10 से, Rio+20 से, या संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयॉर्क बैठक से? द फ्यूचर वी वॉन्ट Rio+20। ऑप्शन नंबर सी। तो सीधे सीधे याद रखिएगा इसको। द फ्यूचर वी वॉन्ट Rio+20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। नंबर 14 पर आ जाइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है, और यह भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। दूसरा है तो पहला कौन सा है? बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, साहित्यिक सम्मान है। तो साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। तो सी है इसका आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है, और यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी और राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को जो है लागू किया जाता है। तो इसमें उन्हीं 22 भाषाओं की बात हो रही है जो 8वीं अनुसूची में संविधान की, जिन पर हमने अभी ऊपर चर्चा की कि 14 मूल संविधान में थी, और फिर सिंधी आई
फिर 3 और आई, फिर 92 हुआ, 4 और आई। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया है? आयुष मंत्रालय, नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया है। और यह जो पुस्तक है देश में वर्ष 2015 से लेकर 14-15 से 2020-21 तक के पिछले 7 वर्षों के दौरान मसालों के उत्पादन में वृद्धि पर प्रकाश डालती है। ठीक है, स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जो चीन है ना, चीन मसालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार हेतु प्रमुख संगठन है। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। चीन नहीं बल्कि भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। तो सही पूछा है, सही पहला तो है नहीं। ठीक है, दूसरा वाला सही है, तो बी है इसका आंसर। तो भारत जो है मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। संसदीय अधिनियम के तहत कुल 52 मसालों को जो है मसाला बोर्ड के दायरे में लाया गया है। ये 52 की संख्या याद रखिएगा, रिसेंट की न्यूज़ है ये। मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार हेतु प्रमुख संगठन है। और यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो उन मसालों का उत्पादन करते हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बहुत अधिक मूल्य है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कश्मीरी केसर, जो दुनिया का सबसे अच्छा केसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किसने एक वर्ष के लिए नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के फ्यूचर प्लेटफॉर्म के साथ कृषि जिन्सों के डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगाया है यह प्रतिबंध? इरडा ने, आरबीआई ने या सेबी ने? सेबी ने लगाया है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सेबी ने लगाया तो सी है ना, एक ऐसा हो गया। देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 कृषि जिन्सों के डेरिवेटिव व्यापार पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के कारण क्या हैं? खाद्य मुद्रास्फीति को समाप्त करने के लिए, भविष्य के मूल्य शॉक को इंसुलेट करने के लिए और द्विअंकीय थोक मूल्य सूचकांक के लिए। अगर हम देखें नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के बारे में, तो क्या है ये? यह एक ऑनलाइन कमोडिटीज़ एक्सचेंज है जो भारत में मुख्य रूप से कृषि संबंधी उत्पादों में लेन देन करता है। और यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 23 अप्रैल 2003 को स्थापित किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है करंट अफेयर से रिलेटेड। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 19वां, 10वां, 20वां या 5वां? देखिए, इसकी 3 श्रेणियां हैं, छोटे राज्य, बड़े राज्य और केंद्र शासित राज्य। अब छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है। और उत्तर प्रदेश का तो आपको स्कोर भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश चूँकि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए, तो यूपी का स्कोर याद रखिए, उसका स्थान याद रखिए। सबसे अंतिम स्थान है 19वां। ठीक है, और जो प्रथम स्थान है उसका भी स्कोर आपको याद होना चाहिए। प्रथम स्थान केरल है बड़े राज्यों में, और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? 19वां। तो 27 दिसंबर 2021 को, ठीक है, ये पुराना है, मतलब नया तो अभी दिसंबर 22 में आएगा ना, तो तब तक के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा आपको वही याद रखना है। तो 27 दिसंबर 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 19-20 के लिए अपने स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य सूचकांक प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, और केरल जो है वो शीर्ष स्थान पर है। देखिए, रिपोर्ट को जो है 3 भागों में बांटा गया था, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित राज्य। छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे शीर्ष स्थान पर है और नागालैंड जो है सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर है,
दादर नगर हवेली दूसरे पर है और दिल्ली हो गया तीसरे पर। अब बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्कोर है 57, इसका स्कोर भी याद रखिएगा। और ये सबसे अंतिम स्थान पर है, 19वें स्थान पर। ठीक है। लेकिन जो आधार वर्ष था 2018 से 19 के संदर्भ में 19-20 में उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज करके वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है। सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया है वृद्धिशील प्रदर्शन, इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में जो केरल है वो शीर्ष पर है, ऊपर देखा भी हमने। केरल का स्कोर भी याद रखिए 82.20 है। तमिलनाडु दूसरा है, तेलंगाना तीसरा है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने आ जाए। क्वेश्चन नंबर आगे और देख लेते हैं। बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में बिहार का अगर देखें तो बिहार का स्कोर 31.00 स्कोर के साथ 19 राज्यों में ये 18वें स्थान पर है। यानी इसकी स्थिति जो है उत्तर प्रदेश से कुछ सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम है और यह है 18वें स्थान पर। वो लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है। देखिए, नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए कितने संकेतक हैं? 24 संकेतक हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। DRDO की ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो 26 दिसंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। तो लखनऊ का नाम याद रखिएगा। ये प्रश्न है मध्यकालीन भारत का, यानी हिस्ट्री का सवाल है ये। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किस सिख गुरु की शहादत हुई थी? सिखों के कितने गुरु? 10 गुरु। 10 के 10 इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन पहले, 5वें, 9वें और 10वें जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। इनका क्रम भी याद रखिएगा। फिलहाल यहाँ उत्तर है सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। तो 16 जून 1616 को सम्राट जहांगीर के नेतृत्व वाली मुगल सरकार के द्वारा 5 दिनों तक प्रताड़ित करने के बाद गुरु अर्जुन देव यानी सिखों के 5वें गुरु की मृत्यु हो गई। उनकी शहादत को गुरु अर्जुन के शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। और गुरु अर्जुन देव 10 सिख गुरुओं में 5वें गुरु हैं और वह सिख धर्म के पहले शहीद थे। उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया और बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ वो। उनका जन्म हुआ था 1563 में तरन तारण जिले के गोइंदवाल में, और लाहौर में जो है शहीद हुए थे वो। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर चौथा मुगल सम्राट था और उसने 1605 से 1627 तक शासन किया। जो ऑप्शन में था गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। वह छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे और 1675 में औरंगजेब के शासनकाल में उनकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन में गुरु नानक देव भी थे। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को और मृत्यु हुई थी 22 सितंबर 1539 को। गुरु गोबिंद सिंह की बात करें, ऑप्शन में गुरु गोबिंद सिंह है, सिखों के 10वें गुरु थे वो और खालसा पंथ की स्थापना की थी उन्होंने। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी आगे नेक्स्ट टेस्ट आता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।